वैसे गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस बार के नोबेल प्राइज जो मिले हैं केमिस्ट्री के अंदर। आखिर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, ये जो प्राइज मिला है यहाँ पर अब की बार का नोबेल प्राइज, ये दोनों लड़कियों को मिला है। जी हाँ, वुमेन इंपावरमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो खासकर जो लड़कियों को या फिर औरतों को कम समझते हैं, ये बोल सकते हैं कि उनके मुंह पर एक तमाचा है कि किस तरीके से आज के डेट में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो क्या क्या कर सकती हैं। और सबसे शानदार बात यहां पर जो इनके द्वारा ये अभी नोबेल प्राइज इनको मिला है, ये मिला है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग क्या होता है? मान लीजिए आप लोग की बॉडी में कोई पार्ट है जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो एक तरीके से किस जीन की वजह से वो प्रॉब्लम चल रही है उसको एडिट करके उसको रिप्लेस कर देना एक पावरफुल, या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक हेल्दी जीन के साथ में, मतलब उस पर्टिकुलर जो कड़ी होती है ना उसको कट करके, तो एक तरीके से रिप्लेस कर देने वाली बात है। मान लीजिए हार्ट में प्रॉब्लम है, आई में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो पाती थी उनको भी इसकी हेल्प से ठीक किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहां पर जो दो पर्सनैलिटी हैं, एक का नाम है एमैनुअल कारपेंटर, ठीक है, और इसी के साथ में दूसरे का यहां पर जेनिफर ए डूडा, ठीक है, तो डूडना, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। इसको नॉर्मली यहां पर आप लोग ईसी या जेडी के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, तो मतलब एक तरीके से पता होना चाहिए आप लोग यहां पर इनके बारे में। ठीक है, तो यहां पर इनैनुअल कारपेंटियर और नेक्स्ट यहां पर जेनिफर ए डूडना, ठीक है, तो ये दो पर्सनैलिटी है जिनको जीनोम एडिटिंग के ऊपर यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया है। और जीनोम एडिटिंग ये जो है, आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी का 2019 का अगर उठाकर देखा है तो इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया अगर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग जा रहे हैं प्रिपेयर करके, नेक्स्ट ईयर के लिए भी देना है, ईपीएफओ का देना है, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का देना है, तो 2019 और 2020 कम से कम 2 साल, हालांकि अगर मैं बोलूं तो 3 साल तक के कम से कम आप लोग कवर कर सकते हैं, पर मिनिमम 2 साल के तो नोबेल प्राइज आप लोग कवर करके जाना है। और इस बार नहीं पूछा गया तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसके बारे में जरूर क्वेश्चन बने। ओके, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा आप लोग। तो यहां से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और लड़कियां कहां तक जा सकती हैं अगर आप लोग थोड़ा सा उनको सपोर्ट करें तो। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है यहाँ पर जाम्बिंजी रिवर, तो जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। और अब की बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर आंसर राइटिंग क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आंसर राइटिंग क्वेश्चन और इसी के साथ में जो एथिक्स का भी हो सकता है कि जो वीकेंड में हम लोग डिस्कस किया करेंगे, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 12 तारीख से, 12 तारीख यानी कि मंडे से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 3-4 दिन हो रहे हैं क्योंकि कई सारे बच्चों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, इसी के साथ में कई सारे बच्चे जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं 3-4 दिन और आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए, उसके बाद में फिर आंसर राइटिंग में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को स्टार्ट करके कंटिन्यू रखनी है, उसके बाद में ब्रेक नहीं करना है। देखिए होता क्या है, 4-5 दिन आप लोग जोश में रहते हैं, उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस देना है तो अभी से आप लोग उसको प्रिपेयर करिए। ये सोचिए कि आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और उसी तरीके से प्रिपेयर आप लोगों को करना है चीजों को। ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कीजिए, इसी के साथ में अपना एथिक्स और एसे को तैयार कीजिए ताकि उस टाइम पर आप लोगों को बर्डन फेस न करना पड़े। तो ये कुछ सजेशन है, मानने वालों के लिए अच्छी बात है और नहीं मानने के लिए कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर आज के आर्टिकल्स के ऊपर, क्या क्या आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल है काफी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये जो यहाँ पर बात कर रहे हैं अब की बार जो नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के अंदर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा नजर हम लोग डालेंगे, जाने क्या क्या बातें की जा रही है यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर क्वाड के बारे में। तो क्वाड क्या है, अभी इसकी मीटिंग कहां पर देखने को मिली, क्या डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसी के साथ में यहाँ पर जो हमारी कंट्री में फोरकास्ट की जाती है ब्लड नहीं फ्लड यानी कि बाढ़ वगैरह को लेकर जो फोरकास्ट की जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। ये है बिहार की पॉलिटिक्स, आप लोगों को पता है बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, जनता को बताइए जो यहाँ पर चैनल को देख रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है बिहार के अंदर में, ताकि हम लोग को भी थोड़ा पता चले। ठीक है, ये नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। गिग वर्कर क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है आज के डेट में, जैसे ओला, उबर या फिर दूसरी जैसे फूड की कंपनी हो गई स्विगी वगैरह, ये जोमेटो वगैरह, तो इन सब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा कि अपने वर्कर को कैसे ट्रीट करते हैं और हमारी कंट्री भी इनको कैसे आजादी दे रही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिटेल में बातें करेंगे। साइड वाला जो आर्टिकल है, हालांकि यूएसए के इलेक्शन के बारे में बात करें, पर लेकिन वीजा पॉलिसी जो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है उसके बारे में भी कुछ बातें यहां पर की गई है, तो उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे जो इंटरेस्टिंग है। आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी।
ये जो आर्टिकल यहां पर बेसिकली दिखाया गया है, ये आर्टिकल बात कर रहा है इस कार्टून के बारे में, और ये है डेटा पॉइंट कोविड-19 के बारे में, तो नहीं डिस्कस करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सब चीजें चल रही हैं। और ये जो आर्टिकल है ये है यहाँ पर किसके बारे में, ये है हाथरस केस के बारे में। आप लोगों को पता है हाथरस में क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है अभी यहाँ पर, एक लड़की का रेप किया गया, उसकी जान चली गई, पूरा सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं कमियां और खामियों को छिपाने में लगा हुआ है। तो यही चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जिसको प्रोटेक्टर बोला जाता है वही अगर जान लेने पर तुलाए तो फिर कैसा होगा, तो फिर ऐसा होगा जैसा अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट जो है, जो यहां पर कल्प्रिट है, उनको एक तरीके से जेल के पीछे न डालने के बजाय ऑलरेडी यहां पर अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसी के साथ में कोशिश ये की जा रही है कि जो गुनहगार है उनको बचाया कैसे जाए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड में पॉलिटिकल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यही है कि यहां पर आज की डेट में योगी जी के कुर्ते के ऊपर यहां पर दाग लग गए हैं हाथरस के, उसको धोने की कोशिश की जा रही है जो वॉशिंग मशीन होती है, पर लेकिन धोने के बाद भी आगे से तो चमक गया, पर लेकिन पीछे फिर भी यहां पर दाग दिख रहा है। ठीक है, तो ये है यहां पर आज का कार्टून। हालांकि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था, पर फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया। पर अब भी आप लोगों को इसके बारे में लिखना है 40 से 50 शब्द अपने हिसाब से क्या आप लोग लिख सकते हैं। इस पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, इसको नॉर्मली बोल देते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, जिसने एनडीए सीडीएस या फिर एसएसबी देने आप लोग अगर कभी गए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर बेसिकली 50 वर्ड कम से कम आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आंसर राइटिंग का भी आप लोग इसको पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया होगा तो लिखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं अगर कभी आंसर राइटिंग आप लोग को स्टार्ट करनी है, पहले आप लोग क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे अपना पूरा दिन का शेड्यूल आप लोगों का कैसा रहा, उसको A4 साइज की शीट पर लिखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को सेंटेंस को जोड़ने की प्रक्रिया समझ में आएगी, और आप लोग कैसे सोचते हैं जब लिखते हैं, तो क्या आप लोगों के माइंड में चलते हैं, वो चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो ये तरीका होता है आंसर राइटिंग का। वैसे इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आंसर राइटिंग के ऊपर भी और उसी के साथ में एस्से राइटिंग के ऊपर भी। तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में आप लोगों को यहां पर आइडिया लग जाएगा। आइए आज का नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहां पर इसको समझेंगे। बात की जा रही है क्वाड के बारे में। क्वाड क्या होता है, कहां से स्टार्ट किया, बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन जानेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में तो इसलिए इसकी रिसेंटली अभी एक मीटिंग देखने को मिली है, और जो जो कंट्रीज का पार्ट है वो यहां पर कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है, थोड़ा थोड़ा ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जानिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आप लोग नॉर्मली इसको बोलते हैं, जिसको आप लोग क्वाड ग्रुप बोलते हैं। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने को मिला, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्री, ओपन और प्रोस्परस इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें इनको फोकस देकर चलना है। यानी कि जो इंडियन ओशन है यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन हो गया और ये पैसिफिक ओशन हो गया। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में जो प्रोस्पेरस एक तरीके से फैलानी है प्रोस्पेरिटी, और चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गया इंडिया, ये हो गया यूएसए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गया जापान। आप लोगों को देखने को मिल रहा है कलर इनका यहां पर, ये चारों कंट्री ब्लू कलर में है और बाकी जो चाइना है वो रेड कलर में है। इसका मतलब ये कि ये चारों मिलकर यहां पर कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना की जो हरकत है इस पर्टिकुलर रीजन में उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। चाइना आज की डेट में साउथ चाइना सी के अंदर भी, और इसी के साथ में आप लोग एक बार मैप में देखिए और अच्छे से आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री, और यहां से आप लोग थोड़ा सा इस साइड में आइए। ठीक है, आई होप कि आप लोग कर्सर दिखाई दे रहा होगा आज, क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कर्सर थोड़ा सा एक उसको मतलब बोल्ड कर दिया उसको थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा सा मैंने किया है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बताया कीजिए। ये हो गया यहाँ पर साउथ चाइना सी, नीचे आप लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये वियतनाम हो गया, इसके पास में साउथ चाइना सी हो गया, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ईस्ट चाइना सी हो गया। तो ये पर्टिकुलर ये रीजन है जिसको चाइना बोलता है कि ये मेरा ही रीजन है। यानी कि वही बात जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जिस तरीके से जो चाइना है अपने आसपास वाले रीजन के सामने अगर इसका नाम लग गया चाइना, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, फिर ईस्ट चाइना सी, ऐसे ही इंडियन ओशन को तो फिर इंडिया का ओशन बोल देना चाहिए पूरा। तो चाइना ये हरकतें करता है और पावरफुल कंट्री हो गया, तो इसलिए किसी की सुनता भी नहीं है। अब यहां पर इसको रोकने के लिए तो क्वाड ग्रुप सामने निकल कर आया। ये क्वाड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर शिंजो एबे 2007 में, इनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था। तो यहां पर हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया था वो बाहर निकलकर चला गया था चाइना के प्रेशर की वजह से, पर लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर साथ में है। 2012 में शिंजो एबे ने यहां पर बोला कि कॉन्सेप्ट जो है ये डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ये सेफगार्ड करने के लिए इंडियन ओशन को और वेस्टर्न पैसिफिक को, यानी कि जो चाइना का दबदबा है उसको रोकने की कोशिश इनके द्वारा की गई। 2017 में इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान
के द्वारा लॉन्ग पेंडिंग जो क्वाड का कोएलिशन था उसको आगे लेकर चलने की बात की गई, स्पेशली जो चाइना है उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। तो ये एक तरीका अलायंस आप लोग बोल सकते हैं। अलायंस मतलब एक तरीके से दो या फिर दो से ज्यादा कंट्री जब मिलकर सामने आती है तो उसको आप लोग एक अलायंस बोल देते हैं। तो ये कई तरीके के होते हैं। बायलैटरल अलायंस होता है, फिर आप लोगों को मल्टीलैटरल अलायंस देखने को मिलेगा। बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्री आपस में मिलकर अगर काम करती हैं तो उसको बायलैटरल अलायंस आप लोग बोल देते हैं। मल्टीलैटरल अलायंस दो से ज्यादा जो कंट्री यहां पर मिलकर अगर आपस में कोई अलायंस बनाती है। ट्राइलैटरल भी होता है जिसमें तीन होती हैं, फिर आप लोग इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर जो अलायंस है ये टाइम टू टाइम क्रिएट किए जाते हैं कई अलग अलग पर्पज की वजह से, ठीक है। तो अभी यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। आप लोगों ने एक सुना होगा यहां पर नैम के बारे में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी यहां पर, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर बात की जा रही थी कि जो एक साइड में यूएसए हो गया, एक साइड में यूएसआर हो गया, कोल्ड वॉर के टाइम पर तो किसी के भी साथ में हम लोगों को नहीं जाना है। तो ये जो बेसिकली फंडा था कि हाँ हमको इंडिपेंडेंट रहना है, तो ये यहां पर निकल कर आया था जो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 19 आगे यहां पर ये दो जगह खाली है, इसको भरिएगा आप लोग, ठीक है। जिसके बेस पर यहां पर इसकी नींव रखी गई थी नेम की। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से आर्टिकल के बारे में बात करता हूं। अभी यहां पर जो क्वाड है, ठीक है, क्वाड के साथ में इंडिया को फायदा मिल सकता है, पर लेकिन यूएसए इसको लीड करके चल रहा है, तो इंडिया को यहां पर ये भी बातें ध्यान में रख के चलनी है कि चाइना को एक हद से ज्यादा इंडिया परेशान नहीं कर सकता। इंडिया जो है चाइना के साथ में मिलकर ही रहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना की बाउंड्री शेयर करती है। यूएसए की चाइना के साथ में कोई बाउंड्री शेयर नहीं करती है, तो यूएसए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेगा चलेगा, पर लेकिन हमारी कंट्री की बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इसके साथ में शेयर करती है। तो इसलिए हम लोग को पड़ोसी के साथ में थोड़ा सा ढंग से रहना पड़ेगा, वरना एक दूसरे के साथ में अगर रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे तो फिर लंबे समय तक बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, पहले तो आप लोग ये जानिए। ये न्यूज में यहां पर इसलिए है क्योंकि ट्यूसडे में, यानी कि जो अभी यहां पर ट्यूसडे गया है, जो मंगलवार गया है, ठीक है, उसके अंदर में टोक्यो यानी कि जापान के अंदर में यहां पर इनकी सेकंड मीटिंग देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी रिसेंटली जो क्वाड का जो डायलॉग है वो किस कंट्री में हुआ, तो ये कहां पर हुआ, ये हुआ टोक्यो यानी कि जापान के अंदर में। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए ने मिलकर यहां पर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये मीटिंग यहां पर कंडक्ट कराई गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यहां पर क्वाड एक तरीके से क्वाड ऐसे टाइम पर यहां पर मीटिंग देखने को मिल रही है जब आज की डेट में जो सिचुएशन है वो काफी एक तरीके से बोल सकते हैं कि अलग अलग पैटर्न में आप लोगों को नजर आएंगे। यूएसए में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 चल रहा है, चाइना की हरकतें चल रही हैं, इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी बेकार चल रहे हैं। तो इस टाइम पर जो एक तरीके से क्वाड की जो मीटिंग निकल कर आई है तो वो एक अलग माहौल यहां पर बना रही है। तो अगर बात करें मिनिस्ट्रीज के बारे में, तो यूएन जनरल असेंबली जो है, यानी कि जो आज की डेट में अगर बात करें, जो इसकी जो मीटिंग हुई, जो मिनिस्टर है यूएन जनरल असेंबली के, जो साइड में भी इनकी एक मीटिंग देखने को मिली थी, तो यहां पर अभी फिलहाल उसी को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है यहां पर कोविड-19 के चलते हुए भी। यानी कि ये बिल्कुल डेडिकेटेड है कि रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी मीटिंग होगी। अभी यहां पर जैसे कि आप लोग देखते हैं पहले नॉर्मली खुलकर सामने नहीं आते थे, पर लेकिन अब खुलकर सामने आ गए। इन्होंने एक खाका भी इसका रख दिया कि क्या क्या चीजें आगे आने वाले टाइम में ये यहां पर करने वाले हैं। फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं उनकी एनुअल मीटिंग, एनुअल इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर यहां पर कोई पेंडेमिक आता है, आगे कोई बीमारी आती है या फिर जो बीमारी चल रही है उसके साथ में भी, इसी के साथ में कनेक्टिविटी और जो सप्लाई चेन है उसको भी यहां पर अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, चाइना जैसे बोलता है ना कि एक तरीके से साउथ चाइना सी हो गया, मैं यहां से किसी को जाने नहीं दूंगा, यहां से किसी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो मेरे से पूछकर बनेगी। तो वो सारी चीजों में ये इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे अब यहां पर। तो सही बात है, इंडिया को जिस तरीके से अभी चाइना के साथ में झड़प देखने को मिल रही है, तो उसको चलते हुए हमारा अगर कोई सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, तो ये सही बात है। अब यहां पर 4 कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहां पर मिले, तो आप लोग समझिए जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यहां पर योशिहिदे सुगा, ठीक है, तो यहां पर अभी रिसेंटली उनकी जो यहां पर एक अपीयरेंस देखने को मिली, उसमें ये चीजें सामने निकल कर आई कि आज की डेट में इनके जो पहले जो लीडर थे यहां पर शिंजो एबे, उनको रिप्लेस कर ये नए प्राइम मिनिस्टर बने। पर लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि यहां पर इनकी धारणा है किसी भी तरीके की कि ये जो एक जिनका यहां पर एक प्रोएक्टिव स्टेप था उससे ये पीछे हटने वाले हैं। यानी कि क्वाड को ये उसी तरीके से लेकर चलेंगे जैसा ओरिजिनल आइडिया 2007 में यहां पर निकल कर आया था। माना यह जा रहा था कि यहां पर हो सकता है कि ये पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पैटर्न से थोड़ा हटकर चलें। तो पहले मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शिंजो एबे थे, जो काफी लंबे समय तक यहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे।
तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, बीमारी की वजह से यहाँ पर रिसेंटली अभी इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई। अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई, इसके चलते कि वो 2 वीक पहले तक अभी यहाँ पर क्वारंटीन में चल रही थी, ठीक है, फिर भी यहाँ पर ये मीटिंग को अटेंड करने आई, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से बीमारी होते होते भी यहाँ पर फिर भी ये मीटिंग इनके द्वारा अटेंड की गई। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद साहब हैं, ये भी यहाँ पर पहुंच गए एलएसी के यहाँ पर स्टैंड ऑफ होते हुए, यानी कि हमारी कंट्री और चाइना आमने सामने खड़े हुए, फिर भी हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। इसी के साथ में यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी हॉस्पिटलाइजेशन थे यहाँ पर, यानी कि चचा को कोरोना हो गया था, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पता नहीं भतीजे ने पता लिया है या नहीं लिया है किम जोंग उन ने, पर हाँ फिर भी आप लोगों को तो बताइए कि कोरोना हो गया डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ, पूरे परिवार को। तो यहाँ पर अब वो एक तरीके से उनकी जो हेल्थ है वो अभी अच्छी है, वो वापस आ चुके हैं बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें होते हुए भी फिर भी यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं क्वाड को। तो इसका मतलब क्वाड के अंदर एक नई जान फूकी जा रही है चारों कंट्री के द्वारा। तो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें यूएस के जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। साउथ कोरिया मंगोलिया की जो शेड्यूल मीटिंग थी, अभी यहाँ पर जो पहले इनके द्वारा अटेम्प्ट की गई वो यहाँ पर अटेम्प्ट की गई क्वाड की मीटिंग। तो इसका मतलब क्वाड को कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आप लोग यहां पर आगे बैठे बात करें यहां पर जापान के बारे में, इनके टोक्यो के बारे में, तो टोक्यो अगर क्वाड के बारे में आप लोग बात करते हैं तो एक तरीके से कोalition है यहां पर, जो बीजिंग का जो एग्रेशन है उसको टैकल करने के लिए, तो एक तरीके से मल्टीलेटरलिज्म चाहते हैं ये एशिया के अंदर, ठीक है। आप लोग कैसे बोल सकते हैं इसको, चाइना आज की डेट में चाहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा सा मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिले, यानी कि यूएसए अगर पावरफुल कंट्री है तो चाइना को भी उसके इक्वल माना जाए। पर लेकिन जब एशिया में हम लोग बात करते हैं तो एशिया में चाइना चाहता है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा ही ना हो, एशिया बस चाइना के नाम से जानी जाए। तो ये गलत है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, इंडिया भी है, तो कैसे चाइना के नाम से एशिया को जाने। इसीलिए एशिया पैसिफिक बोलने के बजाय इंडो पैसिफिक बोला जा रहा है ताकि चाइना को चिढ़ाया जाए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो 3 सी बोले गए यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसको यहां पर जो इनके द्वारा बोला गया सीसीपी, यहां पर इसको बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन, इसी के साथ में यहां पर करप्शन और कोएशन, यानी कि शोषण, भ्रष्टाचार और जबरदस्ती। तो एक तरीके से ये हरकतें यहां पर जो देखने को मिल रही है चाइना की, उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो जो एलएसी है उस पर स्टैंड ऑफ अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में इनका एग्रेशन देखने को मिलता है। तो चाइना जो है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर अपनी एक तरीके से जबरदस्ती यहां पर दिखाते हैं, तो ये काफी गलत तरीका है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जबरदस्ती बोलते हैं वैसे एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे शब्द हैं जो कि अलग तरीके से सोसाइटी में बोले जाते हैं। चलिए कोई नहीं, जैसे साइकिल, बाइसिकल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा मैंने हालांकि स्टोरी सुनाई थी आप लोग चले आगे चलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर यूएसए के बारे में, तो यूएसए जो है वो क्वाड्रिलेटरल को एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री अलायंस बनाना चाहता है। मिलिट्री अलायंस यानी कि चाइना को टैकल किया जा सके, चाइना जो भी टेंशन यहाँ पर दे रहा है उसको रोका जा सके। तो इसलिए यहाँ पर चाहता है कि इंडिया खुलकर सबके सामने यहाँ पर इनको सपोर्ट करे। गवर्नमेंट को यहाँ पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो आइडिया है ये सही है, इसको आगे लेकर चलना चाहिए, पर ओपनली ये मोर्चा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहां पर अगर बोला जाए, एक टाइम होता है, एक सही सिचुएशन होती है चीजों को आगे रखने का। ऐसा नहीं कि इंडिया जो है अभी चाइना को लेकर खुलकर सामने आने लगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा समझ में आता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड समझ में आता है, क्योंकि ये अलायंस है किसकी, यूएसए की। पर न्यू दिल्ली के पास में यानी कि इंडिया के पास में तो ऑटोनॉमी है। हम लोग इनके प्रेशर में आकर ऐसा स्टेप कोई ना उठाए जो कि हमारे और चाइना के जो रिलेशन है वो और ज्यादा खराब करता हुआ नजर आए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा यहां पर बोल सकते हैं। जो माइक पेम्पियो है इनके द्वारा अभी वर्ड भी यहां पर कई सारे बोले गए, जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं इनके द्वारा यहां पर जो बोला गया है कि एक तरीके से क्वाड जो है वो वरी है, यानी कि एक तरीके से वरीड है क्वाड, यानी कि गुस्से में है, टेंशन में है। आप लोग बोल सकते हैं कि चाइना का जो एक अग्रेशन देखने को मिल रहा है काफी लार्ज स्केल पर, तो इसी के चलते यहां पर ये चाइना का जो अथॉरिटेरियनिज्म है यहां पर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बोली जा रही है यूएसए के डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि खुलकर सामने आ रहे हैं। और इनका खुलकर सामने आने का रीजन क्या है, इतनी खुली बात ये बोल रहे हैं यूएसए में इलेक्शन आने वाले हैं, उसी के चलते यहां पर ये चाहते हैं कि एक तरीके से इनकी पार्टी का स्टैंड जो है वो जनता तक पहुंचे, और एक तरीके से ये किससे दब नहीं रहे हैं, यानी कि अपनी पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद में पलटी मार जाएं, क्योंकि चाइना के साथ में एक ह्यूज इनका इकोनॉमिक, आप लोगों को यहां पर अभी रिसेंटली इनको एक अच्छी खासी इकोनॉमिक इनकी पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस टाइम पर आकर अगर हम लोग इनके इमोशनल बहाव में आकर अगर आगे बढ़ गए तो हमको ये आगे नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यूएसए का तो पैटर्न है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल के, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल के, जापान जो कि इनका बहुत पुराना एक
मतलब वर्ल्ड वॉर से जो इनका अलाइज यहाँ पर एक तरीके से बना हुआ है, जब से यहाँ पर बॉम्ब वोम डाले गए थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अपनी इस तरीके की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अभी यूएस से बोल देते हैं बार बार उनको कि भैया ये हमारी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपना खर्चा अपने आप उठाओ, बार बार ऐसी बातें उनको बोल देते हैं ऑलरेडी। तो इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पर इसके ऊपर ये टिके रहेंगे, कल को अगर इनका एक तरीके से फायदा यहाँ पर नहीं निकलेगा तो। इसी तरीके से हम लोग को थोड़ा समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि वॉशिंगटन यानी कि यूएसए जो है वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटिस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में, जो कि अपना फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और फायदा ना हो तो जरा सी देर में निकल सकता है। सीरिया को छोड़ के बाहर निकल रहा है, अफगानिस्तान को छोड़ के बाहर निकल रहा है, क्योंकि वहां पर उसका फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इंडिया को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि यहां पर एक तरीके से क्वाड को भी, पर लेकिन अपने जो रिलेशन है उसको भी यहां पर साइड में अच्छे से लेकर चलना चाहिए। एक हद तक आप लोग बिगाड़ सकते हैं, वरना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते एक और आर्टिकल है, समझिए थोड़ा सा, ये भी यूएसए के बारे में है। H1B वीजा के बारे में बात की जा रही है। H1B जो वीजा है उसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। ये जो वीजा होते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे पहले मैंने आप लोगों से की H1B वीजा के बारे में, तो ये स्किल्ड जो वर्कर होते हैं उनके लिए H1B वीजा होता है, जो कि मैक्सिमम जो ग्रांट किया जाता है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल को काफी ज्यादा मिलता है। अगर 100 H1B वीजा निकाले गए तो लगभग 70% जो है, यानी कि 70 जो है वो इंडिया के हिस्से में जाते हैं। तो स्किल्ड वर्कर जो है इंडिया से अगर यूएसए में जाते हैं तो उनको ये वीजा दिया जाता है। इसी के साथ में H2B वीजा होता है, ये सीजनल वर्कर के लिए दिया जाता है कि पर्टिकुलर सीजन में कोई काम करने जाता है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके अंदर, जैसे होटल वगैरह हो गया, ठीक है। L1 वीजा जो है यहाँ पर ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है, यानी कि आज की डेट में अगर गूगल के बारे में बात करें, गूगल के ऑफिस आप लोगों को इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, गूगल के ऑफिस आप लोगों को यूएसए में भी देखने को मिलेंगे। तो अपने इंडिया वाले ऑफिस से अगर किसी को ट्रांसफर करना है यूएसए वाले ऑफिस में, तो L1 वीजा यहां पर इनके द्वारा दिया जाता है। J1 वीजा के यहां पर ये स्टूडेंट जो वर्क करना चाहते हैं, यानी कि वर्क एंड स्टडी साथ में करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीजा रहता है। और ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है H4 वीजा। H4 वीजा के यहां पर H4 वीजा है जो भी यहां पर एक तरीके से H1B वीजा होल्डर है, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर है, एक तरीके से अगर वो यूएसए के अंदर काम करने जाते हैं तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, यानी कि H1B वीजा की वाइफ हो गया, बच्चे हो गए, तो उनको H4 वीजा दिया जाता है। तो ये 4 वीजा हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार न्यूज में रहते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और किस लिए भी न्यूज में, इसलिए भी न्यूज में क्योंकि हमारी कंट्री को इनका काफी फायदा होता है। तो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा अभी जो इलेक्शन यहां पर होने वाले हैं, तो 45वें कमांडर इन चीफ यहां पर बनने वाले हैं, उसके लिए सारे श्याम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि H1B वीजा जो है, यानी कि स्किल्ड जो वर्कर है जिनको ये वीजा दिया जाता है, उनकी सैलरी जो है, यानी कि एक तरीके से यहां पर क्या कंडीशन रहती है कि जिनकी सैलरी कम से कम इतनी हो उन्हीं को ये वीजा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को आज के डेट में यहां पर किसी को यहां पर मान लीजिए सैलरी है 1 लाख रुपए और उसको H1B वीजा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आगे बोल देंगे अब 1 लाख वालों को नहीं, 1.5 लाख रुपए अगर किसी की सैलरी है उसको H1B वीजा दिया जाएगा, जिसकी 1.5 लाख से कम है उसको ये वीजा नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में अब और कम वर्कर यहां पर जा पाएंगे। कल को इन्होंने बोल दिया जिसकी सैलरी 3 लाख है बस उसी को H1B वीजा दिया जाएगा, इसके अलावा और किसी को H1B वीजा नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि और ज्यादा यहां पर कम वर्कर इंडिया के जो यूएसए के अंदर जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वो फोर्स होंगी यहां पर जो यूएसए के जो लोकल हैं उनको जॉब देने के लिए, क्योंकि बाहर के जो स्किल्ड लेबर फोर्स है उनको ये अलाउ करने नहीं दे रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि कट किया जा रहा है एप्लीकेशन के अंदर 33% आने वाले टाइम में अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। तो व्हाइट हाउस जो है ये सारे डिसीजन यहां पर ले रहा है। इसी के साथ में जो स्किल्ड वर्क वीजा और नेक्स्ट यहां पर जो न्यू ग्रीन कार्ड होता है, यानी कि एक तरीके से वहां पर जाकर रहने लगना, सिटीजन टाइप में बन जाना, तो ये एक ग्रीन कार्ड यहां पर यूएसए के अंदर दिए जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग यूएसए के अंदर कंपनी में काम करते हैं और वहां पर जाकर परमानेंटली रहना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड एक काफी बड़ा एक साधन यहां पर होते हैं, जो मैक्सिमम इंडिया इसका फायदा उठाकर वहां पर आज के डेट में रह रहे हैं। तो इसी को यहां पर सोचने समझने वाली बात यहां पर ये निकल कर आती है कि यूएसए में कई बार अगर इलेक्शन होते हैं तो यहां पर इतना बड़ा फोर्स वहां पर हो चुका है इंडिया का कि वो इलेक्शन में भी काफी बड़ा रोल प्ले वहां पर करता है। तो अभी क्वेश्चन जो यहां पर पॉलिसी को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप तो अपने लोकल लोगों को बताना चाह रहे हैं इलेक्शन कैंपेन का फायदा उठाकर एक तरीके से कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, बोलते नहीं अमेरिका फर्स्ट, तो बाहर के लोगों को वो कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से यहां पर अनरीजनेबल जो यहां पर इस तरीके की ये यहां पर जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इससे काफी बड़ा इंपोर्ट का नुकसान देखने को मिला था इंडिया और यूएसए के बीच में 29 बिलियन 2018, 4.9 मोर देन द 2017 और यहां पर 134 मोर देन 2018, यानी कि इसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर इंडिया और यूएसए के बीच में इसको इजीली अलाउ नहीं किया जाता है।
यूएसए के जो सिटीजन है, जो इमिग्रेशन सर्विस है, उसको लगभग यहां पर 85,000 के ज्यादा यहां पर हर साल ये H1B वीजा इशू किए जाते हैं एनुअली, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा 20,000 जो है, इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो 20,000 ये ग्रेजुएट स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, जो इसी के साथ में 65,000 के करीब प्राइवेट सेक्टर के जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे, और 70% के करीब यहां पर इंडियन आप लोगों को नजर आएंगे इसमें से। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री के लिए और जो यूएसए के लिए कि ये वीजा जो है इसमें इजी रहना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री के लोग यहां पर काम करते रहे आसानी से जाकर। गूगल के जो सीईओ हैं वो इंडियन है, सुंदर पिचई। इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया अगर यहां पर आज के में नहीं आ पाता, इनडायरेक्ट वे में इंडिया का नाम लिया, यानी कि अगर इमिग्रेशन यहां पर नहीं हो पाता है, अगर बाहर के लोग यहां पर नहीं आ पाते हैं, इनको स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं मिल पाती है, तो इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान इससे पहुंचने वाला है, यानी कि अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और इनडायरेक्ट वे में ये उस इकोनॉमी के फायदे को बर्बाद करने पर डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पर तुले हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आज की डेट में सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री जो है यहां पर नुकसान में आ जाएगी, यानी कि यूएसए जो है वो नुकसान में आ जाएगा अगर यहां पर स्किल्ड लेबर फोर्स को आने के लिए मना किया जाता है। और इन्हीं को सपोर्ट करते हुए टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क और एप्पल के सीईओ टिम कुक ये भी सामने निकल कर आए, इनके द्वारा भी सेम बात बोली गई कि आप लोग एक तरीके से गलत स्टेप यहां पर उठा रहे हैं अगर ऐसी हरकतें आप लोग कर रहे हैं तो ये है इसके बारे में कुछ बातें जो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएसए के इलेक्शन रिलेशन के बारे में भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग इसको वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर गिग वर्कर होते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर होते हैं, ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो भी टर्म्स हमारी कंट्री में भी देखने को मिली है उसके बारे में बात की जा रही है। आखिर है कि यहाँ पर हमारी कंट्री में नए लेबर कोड जो निकाल कर लेकर आए गए उसमें कहीं पर भी पे और एक तरीके से जो डेफिनेटिव राइट इनके होने चाहिए उनके बारे में कोई ज्यादा बात की नहीं गई है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से अगर बात करें जो प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं ना तो उनकी पे फिक्स है, आप लोग को देखने को मिलेगा जो उनको पेमेंट किया जाता है वो टेम्परेरी रहता है। जो स्विगी के वर्कर है, जोमेटो तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इसकी वजह से न्यूज में रहते हैं कि वहां पर जो काम करने वाले हैं उनको प्रॉपर वे में जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उनको जब चाहे कट कर लेते हैं और जब चाहे उसको अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि न्यू लेबर कोड जो है वो एक तरीके से उस लेवल पर नहीं जा रहा है जिस लेवल पर यहां पर होना चाहिए था। न्यू लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो अलाउ करता है प्लेटफॉर्म वर्कर को एक तरीके से यहां पर कि एक तरीके से वनरेबल कंडीशन जो है उनकी ऐसी की ऐसी बनी रही, उनकी वनरेबिलिटी को ये खत्म नहीं करता है। स्विगी के जो वर्कर हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक भी काम करते रहे, सबके घर सारी सर्विस प्रोवाइड कराते रहे, फिर भी उनकी जो पे थी उसमें कट कर दिया गया, और जो इस टाइम पर वो काम कर रहे थे उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, उनको प्राइज मिलना चाहिए था, पर लेकिन उनको इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है। यानी कि एक तो सैलरी कट कर रहे हैं, ऊपर से उनको कोई रिवॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कंडीशन में भी लोग काम कर रहे थे और फिर भी उनको कोई फायदा देखने को नहीं मिला है। पर पोस्ट अगर वो डिलीवरी कहीं पर कर लेकर आते थे तो उनको 35 रुपए पर डिलीवरी मिला करता था, उनका पर डिलीवरी चार्ज घटाकर 10 रुपए कर दिया। तो ये काफी सोचने वाली बात है, यानी कि अगर यहां पर कल को डिलीवरी नहीं हो रही है इसकी यहां पर ये जो स्विगी है तो यहां पर उसको घटाकर 10 रुपए कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक में से इन्होंने 25 रुपए बचा लिए यहां पर एक डिलीवरी पे से। तो ये यहां पर किसको नुकसान हुआ, वर्कर को नुकसान हुआ। तो इस तरीके से यहां पर सीधा सीधा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। डिलीवरी जो यहां पर करने वाले जो यहां पर वर्कर थे उनको काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी, उनको अपनी फैमिली भी चलानी थी, पर लेकिन ये कोई स्टेबल अर्निंग नहीं है। तो सबसे बड़ी जो की डिमांड है यहां पर आज के डेट में जो डिलीवरी जो पर्सन है उनके द्वारा एक यूनियन टाइप में इकट्ठा हो गए सारे, और उनके द्वारा बोला गया कि सेम कंडीशन तो जो उबर है और ओला है उसके टैक्सी ड्राइवर के साथ में की गई थी इनके द्वारा, जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। अभी सेम डिलीवरी पर्सन जो है वो यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर जो ड्राइवर्स है जो उस टाइम पर फेस कर रहे थे। हमारी कंट्री में 3 नए लेबर कोड अभी लाए गए, तो ये लेबर कोड जो है यहां पर कहीं ना कहीं उस लेवल पर इस चीज को कवर नहीं करते हैं जितनी ये प्रॉब्लम आज के डेट में फेस कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म जैसे कि आप लोगों को बात की, और या फिर बिग गिग वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं इनके बारे में अगर बात करें तो इनकी एक न्यू कैटेगरी बना दी गई है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि न्यू काइंड ऑफ वर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा डिलीवरी और डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में। पर लेकिन रियलिटी में इनके लिए जो होना चाहिए था वो था इनका पेमेंट का इशू, यानी कि पेमेंट कोई प्रॉमिस की गई कि हाँ ये पेमेंट आप लोगों को मिलेगी, मिनिमम इतनी पेमेंट के नीचे कोई नहीं जा पाएगा, तो इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो की क्वेश्चन जो है यहां पर वो वही रह गया घुमा फिराकर कि जो उनके राइट रेस्ट जो उनके बात करें जो क्लेम करते हैं एज ए राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क कंडीशन जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा रियलिटी में। इनके बारे में अगर बात की जाए, देखिए मोस्ट ऑफ द जो लेबर लॉज है ना यहाँ पर वो स्पेसिफिक इशू के बारे में अगर बात करें तो वर्क इन फैक्ट्री, ठीक है, उनका ड्यूरेशन क्या क्या होना चाहिए फैक्ट्री फ्लोर पे, और इसी के साथ में उनको एक तरीके से एसोसिएट जो भी उसके अलावा कोई दूसरे इशू हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। पर इनका इशू यहां पर क्या था, इनका इशू था बेसिकली सैलरी के बारे में फोकस किया जाए। तो आज की डेट में अगर देखें यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बोली जा रही है, जो काफी एक तरीके से दुख देने वाली बात है,
अगर राइट के बारे में बात करें तो राइट के बारे में कि व्हाट राइट कैन बी डिमांड, क्या राइट डिमांड कर सकते हैं और कैसे इनको डिमांड किया जाना चाहिए, तो किस तरीके से राइट होने चाहिए, उसके ऊपर लिमिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या मतलब है इसको समझिएगा थोड़ा सा। बोला जा रहा है कि क्या कैन क्लेम बेनिफिट, क्या बेनिफिट को ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ में बट नो लेबर राइट, पर लेकिन इनके कोई लेबर राइट नहीं है। क्या मतलब है इसका मतलब आप लोग यहां पर समझिए। जो कोड है सोशल सिक्योरिटी का 2020 का, ये इसके बारे में बात करें अगर, प्लेटफॉर्म वर्कर जो है वो एलिजिबल है क्या क्या बेनिफिट के लिए, मैटरनिटी लीव यानी कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको लीव मिलेगी, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई लाइफ चली जाती है, डिसेबल होता है तो उसका कवर रहेगा, ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगी, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ये इंजरी अगर कोई होती है तो वो प्रोवाइड कराया जाएगा, और कई सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर एक तरीके से बेसिकली प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, पर लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि ये बेनिफिट गारंटी के यहां पर इनको दिए जाएंगे, यानी कि ये सारी बातें जो हैं ये कोड में बोली गई हैं, पर लेकिन बोल के ये भी छोड़ दिया गया है कि आप लोग जो है ये डिपेंड करेगा कंपनी का जो मालिक है उसके ऊपर कि वो आप लोगों को कितने यहां पर फायदे देता है। आप लोग जाकर यहां पर एक तरीके से खुद नहीं बोल सकते या कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ ये हमें फायदे नहीं दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, संविधान में रख दिया फंडामेंटल राइट, पर लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर आप लोगों का हनन कर रही है, कोई भी यहां पर हनन कर रहा है तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, वो गवर्नमेंट के तरीके से काम करेगा। यानी कि फंडामेंटल राइट तो तुरंत अगर ऐसा करेंगे डीपीएसपी बन जाएगा कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे चाहे ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट यानी कि अगर कोई राइट दे रखे हैं तो उनके लिए कोई अलग से प्रोविजन भी होना चाहिए कि अगर ये राइट इनको नहीं मिल रहे हैं तो कुछ होना चाहिए। पर यही बात बोली गई कि आप लोग क्लेम कर सकते हैं इनको कि भैया हमको ये हक दो, अगर हक मिल नहीं रहे तो आपका राइट नहीं है कि आप लोग यहां पर जाकर उनके खिलाफ कोई एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें करो। तो इस तरीके से यहां पर जो स्टेट है वो किस तरीके से यहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या उसका कोई बेनिफिट यहां पर मिल रहा है इन प्रोग्राम्स का। तो यहां पर राज्य गवर्नमेंट भी कहते हैं कि ठीक है अगर आप लोग को ये प्रोफाइल अगर प्रोग्राम से फायदे नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग आपको फायदा पहुंचाएंगे, पर लेकिन इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते आप लोग कि हाँ आप लोगों को जो स्टेबल पे नहीं मिल रही है, आप लोगों को ये सारी चीजें, तो कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि गवर्नमेंट और जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को आप लोग कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, प्लेटफॉर्म कंपनी को आप लोग कोर्ट में लेके नहीं जा सकते अगर ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब घुमा फिराकर ये हो गया कि जो कंपनी है या फिर सरकार है उनके रहमो करम पर पलते रहो, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है, कुछ भी आप लोगों को नहीं बोलना है। तो कितने हद तक ये सही है, तो इस चीजों को सुधारने की बात की जा रही है और उसके ऊपर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट था आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानने को मिलेगा। हमारी कंट्री में जो भी कभी फ्लड आती है यानी कि बाढ़ आती है या कोई और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो देखिए अगर आप लोगों को पता चल जाए कि आज की डेट में यहां पर बाढ़ आने वाली है, यानी कि जैसे आज 8 अक्टूबर है और यहां पर जो बाढ़ आने वाली है वो आने वाली है 20 अक्टूबर को। अगर आप लोग यहां पर 12 दिन पहले पता चल जाए तो कैसा रहेगा, आप लोग 12 दिन में काफी कुछ समेट सकते हैं, अपनी बहुत सारी सिचुएशन को सुधार सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों को पता चला कि बाढ़ आने वाली है कल सुबह, ठीक है, यानी कि आज जो है जो भी है आज के पास में यही टाइम है, कल सुबह बाढ़ आने वाली है, तो क्या आप लोग कुछ समेट पाओगे ढंग से? तो बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं समेट पाओगे। फिर आप लोग बस काम की चीजें जो भी होगी इंपॉर्टेंट उन 2-4 चीजों को लेकर निकलने की कोशिश करोगे। तो इंडिया को कैपेबल होना है कि फोरकास्ट जो है वो कम से कम 10 दिन पहले देखने को मिले। 24 आवर हमारी कंट्री में नॉर्मली फोरकास्ट जो दी जाती है ये फिर मैक्सिमम 3 दिन का टाइम ड्यूरेशन रहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर यूरोप के अंदर जाओगे तो 10 दिन पहले वो बता देते हैं कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो हमारी कंट्री में अगर आप लोगों को इस चीज से बचना है तो सीधा सीधा मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी, तभी आप लोग सिचुएशन को यहां पर मतलब एक तरीके से ये सारों को टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, तभी जो बाढ़ की कंडीशन है वो आप लोग सुधार पाओगे। आप लोग एक बड़ी ही दयनीय कंडीशन देखिए, जैसे कि बिहार का उदाहरण मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं जहां पर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। सबको पता है भैया यहां पर कि एक बाढ़ का टाइम रहता है, इस टाइम पर बाढ़ आती है। पिछले 40 साल या फिर 50 साल 60-70 साल से ये सेम पैटर्न चला हुआ है, अब तक इसका कोई सॉल्यूशन ही निकाला गया, यानी कि 70 सालों में देश आजाद हो गया। आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि अब तक इसका कोई सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था? अगर कोई भी बाढ़ है तो उसके ऊपर बांध बनाइए या फिर कोई और सॉल्यूशन देखिए। क्या कोई सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता है? क्या हर साल बाढ़ आएगी, लोग ऐसे ही मरेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी बर्बाद होगी, ऐसे ही लोगों की जान जाएगी, ऐसे ही जो जीव जंतु है उनकी जान जाएगी? तो क्या ये सही है यहां पर? तो इसके लिए रीजन क्या है? हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर आप लोग आज के डेट में जिस तरीके से वोट देकर बैठा देते हो लोगों को एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, तो क्वेश्चन पूछने का हक बनता है आप लोगों का कि हाँ ऐसा चल रहा है तो इसको रोकिए। पर लेकिन रियलिटी में कुछ और ही नजर आता है यहां पर नजारा।
अभी यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। कई सारी कमियां आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में बाढ़ की जो फोरकास्ट की जाती है। सबसे पहली बात तो यह कोई एक एजेंसी का काम नहीं है, मल्टीपल एजेंसी यहां पर काम करती है। एक साइड में तो आईएमडी काम करता हुआ नजर आएगा, एक साइड में सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि आईएमडी जो है वो एस्टिमेट करता है कि हाउ क्विकली रेनफॉल जो है उसकी फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रेनफॉल को और इसी के साथ में जो फ्लड फोरकास्ट है दोनों को कंबाइन करने का काम फिर ये करते हैं और फिर यहां पर ये एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। अलग अलग एजेंसी काम करती है तो लीड टाइम जो है वो काफी कम यहां पर रह जाते हैं। लीड टाइम का मतलब क्या है? लीड टाइम का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर दुर्घटना घटने वाली है, ठीक है, और आप लोगों को उससे कितने पहले पता चल जाता है, यानी कि बाढ़ आने वाली है 20 तारीख को, आप लोगों को पता चल गया 12 तारीख को, तो आप लोगों के पास में 8 दिन अभी बचे हुए हैं। तो लीड टाइम अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा 10 तारीख को, तो इसका मतलब 10 दिन और बढ़ गए, आप लोग 2 दिन और बढ़ गए, तो लीड टाइम 10 दिन हो गया। यानी कि जिस दिन वो दुर्घटना घटने वाली है उससे कितने दिन पहले आप लोगों को पता चल रहा है, ये होता है लीड टाइम। पर लेकिन हमारी कंट्री में ये जो लीड टाइम है अभी फिलहाल 24 घंटे चल रहे हैं, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैक्सिमम 3 दिन। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो 10-10 दिन ये आप लोगों को पहले पता चल जाता है। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजी जो प्रायोरिटी रहती है बिटवीन मल्टीपल एजेंसी, यानी कि हो सकता है कि आईएमडी ने टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन कर दिया हो, पर लेकिन सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन अभी अपग्रेडेड नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। पुअर वाटर गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी कोई फोकस नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा सीडब्ल्यूसी के ये थोड़ी सीडब्ल्यूसी ने आईएमडी के बारे में थोड़ा बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और न्यूज में भी रहती है। इसको बोलते हैं यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में यहां पर ये आता है। ये जो बेसिकली काम करते हैं ये वेदर फोरकास्टिंग का और अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी ये यहां पर इंडिया या फिर अंटार्कटिका वाला जो रीजन है उसके बारे में भी आप लोग यहां पर बताते हैं। यानी कि जो नीचे वाला यहां पर रीजन है इसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हुआ नजर आएगा। आसपास वाले जो रीजन है यहां पर इंडियन ओशन के, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्वेश्चन पूछे कि ओनली इंडिया के लिए काम करता है? बिल्कुल नहीं, आसपास वाले रीजन के लिए भी काम करता है। बिल्कुल सही, ठीक है। यहां पर इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे में इसके आप लोगों को रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आईएमडी जो है इसके 6 रीजन, आईएमडी नहीं, जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके वर्ल्ड लेवल की जो बॉडी है जिसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसका एक ऑफिस है रीजनल आईएमडी। यानी कि हमारा आईएमडी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी कनेक्ट है, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, मलक्का स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, इनमें अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। 1875 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो जो लीड टाइम है अगर वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा? तो मोस्ट क्रूशियल जो एस्पेक्ट ऑफ फ्लड का फोरकास्ट का अगर लीड टाइम देखने को मिल जाए तो इस तरीके से इनेबल कर पाएंगे रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि कितना डिसीजन मेकिंग, कहां से किसको बचाना है, कहां पर ज्यादा फोकस देना है। इसी के साथ में कॉस्ट इफेक्टिव मेजर भी होगा, बहुत सारा जान मान की हानि आप लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो प्लेयर है वो अपना पार्ट रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर टाइम के साथ में। तो इंडिया जो है उसको यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। कम से कम 10 दिन यहाँ पर अभी आज के डेट में ये फोरकास्ट होना चाहिए, जो कि हमारी कंट्री में 24 घंटे या फिर 3 दिन होता है। तो डेवलप वर्ल्ड की तरीके से हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते हम लोग को जो मल्टीपल आज के डेट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो फोरकास्टिंग एजेंसी है, ताकि उनमें डिफरेंस देखने को न मिले। उनके पास में टेक्नोलॉजी सारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एम्पल टाइम मिल सके यहाँ पर, ठीक है। तो एंड यूजर को उसका फायदा हो सके, ताकि प्रिपेयर किया जा सके और रिस्क को कम किया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव रेस्क्यू सिस्टम चलाया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में रिड्यूस किया जा सके जो भी यहाँ पर फ्लड का जो हजार यानी कि तबाही मचने वाली है। तो लेंथ और ब्रेथ जो इंडिया की है, यानी कि हमारी कंट्री की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए 10 दिन कम से कम यहां पर होना चाहिए, ताकि सिचुएशन को टाइम पर कंट्रोल किया जा सके। जो अब की बार का नोबेल प्राइज मिला है यहाँ पर जो फिजिक्स को, उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। 3 साइंटिस्ट ने यहां पर पता लगाया है ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। तो यानी कि ब्लैक होल को यहां पर बेसिकली उसके ऊपर और स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। तो ब्लैक होल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। ब्लैक होल जो बेसिकली एक फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि जो सारी चीजों को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लेता है, इवन लाइट को भी वहां से निकल कर आने नहीं देता है। आप लोग अगर एक बंद कमरे में जाइए, बंद कमरे में जाकर आप लोग बैठ जाइए और उस बंद कमरे में जरा सी भी लाइट ना आए, तो क्या कोई आप लोगों की पिक्चर वहां पर ले सकता है कि हाँ ये इंसान यहां पर बैठा हुआ है? जरा सा भी लाइट का मतलब कि अंधेरा कायम हो जाए, तमराज के लुइस, ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक भी किरण वहां पर ना आए अंधेरे की, सॉरी रोशनी की, ठीक है। तो अंधेरा कायम होना चाहिए पूरा। तो वहां पर आप लोग पिक्चर नहीं ले पाएंगे। पिक्चर आप लोग कैसे लेते हैं? आप लोगों की आंखें किसी चीज को कैसे देखती है, पहले आप लोग ये बताइए। मान लीजिए यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप रख दिया, ठीक है। तो आप लोग अगर कहीं से आ रहे हैं, ये एक रूम के अंदर रखा हुआ है और यहां पर काफी ज्यादा अंधेरा है।
लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है या फिर कोई लाइट है धीमे धीमे से जलना स्टार्ट होती है और तेज जल्दी चली जाती है, तो उस रूम के अंदर रखी हुई सारी चीजें आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो आप लोगों की आंखें उसी चीज को देख पाती है जिसके ऊपर रोशनी पड़ रही हो। पर लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो रोशनी को भी अपने अंदर सब्ज्यूम कर ले, उसको भी बाहर नहीं आने दे, तो फिर ये होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है ये यहां पर काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा था, पर लेकिन कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। अब इसके बारे में पता लगाना थोड़ा स्टार्ट किया गया है, तो इसी के ऊपर यहां पर स्टडी की गई है जो सब चीज को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। अभी जो यहां पर बात की जा रही है ये सजिटेरियस ए, ये यहां पर फिलहाल एक ब्लैक होल है जिसका नाम रखा गया है। हालांकि 2 ब्लैक होल है, एक आप लोगों को यहां पर जो देखने को मिलेगा ये यहां पर मेजर 87 जो गैलेक्सी है उसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको रिसेंटली अभी कोई ऐसा कोई नाम दिया नहीं गया है। फिलहाल अभी सजिटेरियस के बारे में बात करें जिसकी फोटो भी लेने की कोशिश की गई है। फोटो कैसे ली गई, जब यहां पर रोशनी नहीं रहती है तो देखिए उसके आसपास वाला जो रीजन है, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में ये काम करता है, तो चलिए यहां पर रोशनी नहीं है, पर आसपास वाले रीजन से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप लोगों को रोशनी वहां पर देखने को मिलेगी। जो कहां तक जा सकता है इसका एरिया रहता है उसके बाहर वाला जो रीजन है, तो उसके बेस पर इसकी पिक्चर यहां पर ली गई। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब से इसकी पिक्चर ली गई, इमेज को कैप्चर किया गया, वैसे नॉर्मल कोई तरीका नहीं था, पर लेकिन हां फिर भी हम लोगों ने इसको कैप्चर किया, तो उसके चलते अब यहां पर इसके बारे में कुछ पता लगाया जा रहा है, आउटसाइड जो बाउंड्री होती है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये अभी यहां पर इसी के बारे में जो स्टडी की गई, इनके द्वारा इनको नोबेल प्राइज मिला है। और ये आने वाले टाइम में जो हमारी जो गैलेक्सीज हैं या फिर जो हमारा आसपास का जो भी हमारे जो स्पेस है उसमें और चीजों को हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से, और इसके बारे में और चीजें अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कई सारे आर्टिकल आज हम लोगों ने देख लिए। सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल देखा ये था आप लोगों के सामने क्वाड के बारे में, काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना। एक आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर देखा H1B वीजा, ये सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोगों ने आर्टिकल देखा यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिला जो बेसिकली गिग वर्कर और उसके बारे में जो काम किया जा रहा है। इसी के साथ में IMD फोरकास्ट के बारे में एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिला। और नेक्स्ट आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में जाना जो नोबेल प्राइज है। हालांकि मैंने आप लोगों को बोला है नोबेल प्राइज जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसके ऊपर एक अलग से आप लोगों की वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में आइए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था। मैंने पूछा था मेकोंग रिवर के बारे में। मेकोंग जो रिवर है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है ओनली इन चाइना, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर ये है। दूसरा बोला गया यहां पर जो वर्ल्ड की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है और इसी के साथ में 7th लॉन्गेस्ट है एशिया के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोनो, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। अगर आप लोग यहां पर इस स्टेटमेंट को पहले को ढंग से पढ़िए तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। जी हां, सही अगर आप लोग पकड़ पा रहे हैं। वर्ड लिख दें यहां पर ट्रांस बाउंड्री। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है कि एक कंट्री की बाउंड्री से निकलकर दूसरी कंट्री की बाउंड्री में जाना, और आगे ही लिख दिया कि ओनली इन चाइना, तो स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब ये, अगर क्वेश्चन आप लोग केयरफुली पढ़ेंगे कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएंगे। तो ये मैंने जानबूझकर यहां पर ऐसा किया क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अलग तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन के शब्द भी आप लोग देखेंगे ना, कई बार उसमें से आंसर आप लोग निकाल लेंगे। और जो मैक्सिमम यूपीएससी की तो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे किसी और एग्जाम की हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये आप लोग को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। और इसी के साथ में यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें यहां पर बिल्कुल सही बातें बोली गई हैं। मेकोंग जो गंगा रिवर है यहां पर, ये मेकोंग गंगा नहीं, मेकोंग रिवर चाइना से स्टार्ट होती है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये यहां पर आप लोगों को वियतनाम से होती है, ये आप लोगों को यहां पर जाती नजर आती है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो आंसर तो बी सही हो गया। मेकोंग गंगा जो रिवर है ये चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और इसी के साथ में वियतनाम से होती है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। एस्टिमेशन जो लेते हैं 4350 किलोमीटर के करीब है। इसका जो ड्रेनेज एरिया जहां तक ये फैली रहती है तो ये है यहां पर 7,95,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो डिस्चार्ज करती है यहां पर एनुअली ये बेसिकली 475 किलोमीटर जो एक तरीके से डिस्चार्जिंग जो वाटर एनुअली आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्लो जो रहता है, जो एक्सट्रीम सीजनल आप लोगों को कई बार इसका देखने को मिलता है, तो नेविगेशन के लिए डिफिकल्ट रिवर मानी जाती है, आसान रिवर नहीं है। सीजन बेस एक तरीके से आप लोग रिवर यहां पर इसको बोल सकते हैं, सीजनल रिवर बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ये एशिया में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, एशिया और ईस्ट एशिया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो सारे जो भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया। सितंबर की भी पीडीएफ आप लोगों को मिल गई है यहाँ पर। और कल मैंने एक मूवी शेयर की थी यहाँ पर जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। अगर टाइम मिले तो वीकेंड में आप लोग उसको देख लीजिएगा। हालांकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे हम लोगों ने देख ली है, मतलब पर्सनली मुझे काफी अच्छी मूवी लगी और आप में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर किया गया था। तो एक तरीके से ऐसी मूवी जो होती है वो सोसाइटी का आईना जो दिखाती है वो मूवी मुझे काफी अच्छी लगती है। अगर सोसाइटी के बारे में कुछ बता रही है, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी में जो रियलिटी है उसको दिखा रही है, तो वो कनेक्ट कर जाती है, कुछ नया सिखाती हैं आप लोगों को। तो ट्विटर पर भी शेयर की थी मैंने, फेसबुक पर भी, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी शेयर की थी वो वीडियो का लिंक, यानी कि जो मूवी है।
तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने किसी भी तरीके से इसको एंजॉय अगर किया है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर एंजॉय नहीं किया है, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली, वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। यानी कि फीडबैक देकर आप लोगों को जरूर जाना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।